ओके, हेलो बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सॉल्यूशंस, जो कि आप लोगों का चैप्टर टेस्ट हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने कवर किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से ही है। तो ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार समझने के बाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है बच्चों, फोर चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल। एक स्क्वायर है आपका जिसके वर्टिसेस पे चार चार्ज है ना? कौन कौन से? क्यू चार्ज। ऑल चार्जेस आर टर्म्ड एज क्यू। ठीक है। और साइड है एल। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है आपसे पूरे सिस्टम की, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की यानी कि चारों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आप बताओ। हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए पहले। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फोर से। एक एनर्जी ऑफ निकालेंगे, एनर्जी ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस, है ना? जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। कोई भी दो पेयर, कोई भी एक पेयर हमने लिया और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो हम निकालेंगे और फिर उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? फोर मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ड्यू टू अ पेयर ऑफ चार्ज। ये तो वो आपके एडजेसेंट चार्जेस। अब डायगनली जो है चार्जेस, उनकी वजह से भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूट होगी, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। तो दो डायगोनल्स बनेंगे आपके, है ना? तो टू टाइम्स एनर्जी ड्यू टू डायगनली अपोजिट चार्जेस। ठीक है। कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसको कितना हो जाएगा? ये फोर इंटू मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है ना सबको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन एल, है ना? तो दोनों क्यू है, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एल, प्लस टू टाइम्स डायगनली अपोजिट चार्ज है, तो अगेन वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर तो पर आएगा इसी Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? √2L। जो डायगोनल है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2L। ठीक है। दोनों को ऐड करना था आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐड करोगे तो आप आंसर कितना आएगा? वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर प्लस √2। सिंपली ऐड कर दिया हमने कॉमन लेके, क्यू स्क्वायर अपॉन एल को कॉमन लिया और ऐड कर दिया। सो दिस इज योर आंसर, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two concentric spheres of radii r and r, capital R, small r, having positive charges q1 and q2 with equal surface charge densities. What is the electric potential at their common center? ठीक है। कोसेंट्रिक मतलब पता है आपको क्या होता है? जिनके सेंटर कॉमन होते हैं, है ना? एक का रेडियस स्मॉल आर है, एक का रेडियस आपका कितना है? कैपिटल आर है। ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उनके कॉमन सेंटर पे। अब कोसेंट्रिक सर्कल है तो एनीवे कॉमन होने वाला है ना? एक का Q1 ले लो आप, एक Q2 ले लो, जैसा कि आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या बता रखा है क्वेश्चन में? कंडीशन दी हुई है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है ना? यानी कि सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा टू है। कॉमनली सिग्मा लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। सिग्मा निकालना हमको आता है, क्या होता है? Q1 अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना? तो फोर पाई आर स्क्वायर। अगर आप बड़े वाले स्फेयर के लिए निकाल रहे हो तो वे सिग्मा, है ना? और छोटे वाले के लिए निकाल रहे हो तो भी सिग्मा होगा, लेकिन Q2 आ जाएगा बस उसकी जगह पे, राइट? तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? फोर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, है ना? सिमिलरली आपकी Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है हमारी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप निकालना चाह रहे हो कॉमन सेंटर पे, ओ पे, जैसे कि इसको हम ओ बोल देते हैं, ओ, कितनी आ जाएगी? दोनों का समेशन V1 प्लस V2, राइट? क्या हो जाएगा ये? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर। ठीक है। कॉमन ले लो, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? Q1 बाई आर, कैपिटल आर। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। ये आ गया आपका।
अच्छा Q1 Q2 की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे Q1 Q2 की वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की टर्म्स में हमें आंसर निकालना था क्योंकि, है ना, r प्लस स्मॉल r, दैट इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड, काफी इजी क्वेश्चन है। फिगर शोज टू पॉइंट्स P एंड R सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d। ठीक है, P और R ध्यान से देखो, स्मॉल d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय मूविंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम P टू R। P से R मूव कर रहे हो अगर आप, ठीक है, अगर Q नॉट कोई टेस्ट चार्ज है उसको अलोंग द पाथ P Q R, यानी कि पहले P से Q जा रहे हो आप, देन Q से आप R जा रहे हो, तो इस पूरे टाइम में आपसे क्या पूछ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, बहुत इजी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, वी आर माइनस वीपी, है ना, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो पी से आर तक गए हो, राइट। क्या हो जाएगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डी, क्योंकि जो डिस्टेंस है पी और आर के बीच में वो डी डिस्टेंस है ना। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमें कि वी आर जो है वो वीपी से कम है। ठीक है, वी आर जो है वो वीपी से कम है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन है भाई, थर्ड में डी ऑप्शन। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं, जो पोटेंशियल है वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। आगे चलते हैं। तो तीन चार्जेस दिए हुए हैं, 1, 2 और 3 माइक्रो कूलम्ब्स के। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि वर्टिसेस पे रखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में आप क्या करोगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ट्राइंगल बना के। सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम रख दिए। अब दो केसेस बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर इफ दे आर ब्रॉट नियरर सो दैट दे नाउ फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 0.5 मीटर। तो यानी कि आपने ट्रायंगल को श्रिंक कर दिया, छोटा कर दिया, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, है ना, साइड छोटी कर दी, चार्जेस अभी भी वही है, 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब सबको पता है कि वर्क डन क्या होता है भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दोनों केसेस में, है ना। यानी कि आप U1 निकालो, फिर U1 से U2 माइनस कर दो, है ना, या फिर U2 माइनस U1, जैसे भी आप लिखना चाहो। ठीक है, मतलब बेसिकली जो आपका चेंज आपने लाया है, उन दोनों की आप क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जीज को माइनस करोगे, उनका डिफरेंस निकालोगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। निकालते हैं भाई, फर्स्ट वाले के केस में क्या हो जाएगा, U1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस माइक्रो कूलम्स, है ना, -12, डिवाइड करेंगे 1 से, सिंस इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है इनिशियली। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली हम, है ना, चार्जेस को। अच्छा, इसको हमने पेयर में निकालना पड़ेगा, तो फिर अगले वाले का निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 3 हो जाएगा, दूसरे वाले का सेकंड और थर्ड का ले लेंगे एक बार, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -12, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो अभी भी 1 है, और सेम तरीके से हम तीसरे पेयर का भी निकाल लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल कम एज 11 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर -12 जूल्स में आंसर आएगा। सिमिलरली हम इस वाले ट्राइंगल के लिए निकाल लेंगे U2, इसको भी सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो इसका आपका आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर -12 जूल। सेम प्रोसेस रिपीट करना है, पहले 1 और 2 का निकाल लो, फिर 2 और 3 का निकाल लो, 3 और 1 का निकाल लो। ठीक है, तो वर्क डन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, U1 माइनस U2 या U2 माइनस U1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 99 इंटू 10 टू पावर -3, या अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा ये 0.01 जूल। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके, सो वी वर डिस्कसिंग, आंसर इसका आना चाहिए 0.01 जूल, सी ऑप्शन, राइट। समझ में आ गया सबको वर्क डन कैसे निकालते हैं? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। जैसे कि फर्स्ट वाला बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर P is directed from the negative। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो हमको इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स को है ना रिवाइज करना है। जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठोगे तो एक बार कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लेकर, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रू है, राइट। आपको बताना है करेक्ट वन स्टेटमेंट सारे, तो फर्स्ट वाला ट्रू है। कैसे? क्योंकि एक जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, वो क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, राइट। है ना, Q एंड माइनस Q, जिसको आप सेपरेट करते हो किसी डिस्टेंस से, जैसे कि 2a डिस्टेंस ले लेते हैं हम, ना, जनरली सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस, राइट। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर p होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है? 2qa, है ना। ये सब चीजें आपको पता होंगी अगर आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो, है ना। उसका डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल एक्सिस के अलाउ माइनस Q2 प्लस Q, है ना, ये डायरेक्शन होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है आपका। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल मोमेंट एट अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर r डिपेंड्स ऑन r एज वेल एज द एंगल बिटवीन r एंड p, ठीक है। ये भी बात एकदम सही है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर इसको बनाते हो, माइनस Q 2a डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है, किसी पॉइंट p पे जो कि r डिस्टेंस पे है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। और थीटा एंगल पे है अगर ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी कैसे निकालते हैं भाई? डाइपोल मोमेंट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 cos थीटा प्लस 1/r³, ठीक है। इसमें r जो होता है वो काफी बड़ा होता है a से, राइट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो भी ट्रू है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एज 1/r² एंड नॉट एज 1/r। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो लार्ज डिस्टेंस पे होता है ना, फॉल जो करता है वो लार्ज डिस्टेंस पे करता है, ठीक है। तो ये 1/r² से फॉल होता है ना, 1/r से नहीं होता, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक होती है इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल की ड्यू टू सिंगल चार्ज, लार्ज डिस्टेंस पे होने की वजह से। तो ये भी सही है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स बट अ टॉर्क ऑफ टाउ इक्वल्स टू p क्रॉस e। ये भी एकदम सही है। सारे ऑप्शन हो जाएंगे ऑल फोर ना। क्या होता है भाई? टाउ इक्वल्स टू p क्रॉस e होता है, टॉर्क यही होता है इसका, पता है तो, बट हाँ, यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक डायपोल कोई भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स, लेकिन टॉर्क हो जाएगा p क्रॉस e। आगे चलते हैं बच्चों। There is a cavity in a solid sphere having a uniform charge distribution. The electric field inside the empty space is what? एक solid sphere है, उसके अंदर एक cavity बना दी है तुमने, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैविटी में। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर स्पेस के, वो क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपकी नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। ये तो पढ़ा हुआ है हमने। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद इन द कैविटी। कैविटी के अंदर कोई पोजीशन जो भी होगी उसकी, उससे उस पर डिपेंड ही नहीं करती है ये, है ना। तो नॉन जीरो रहेगी लेकिन यूनिफॉर्म रहेगी। आगे चलते हैं। फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोर्स। फोर्स निकालने के बोल रहा है, ये तो निकाल सकते हो आप आराम से, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डायपोल में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³, राइट।
एक्शियल एक्शियल पे आप पॉइंट पे अगर आप निकालनी है तो आप फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर कोई दो डाइपोल है, सिंस यहाँ पे बोल रहा है ना आपको टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, अगर दो डाइपोल है तो क्या हो जाएगी भाई पोटेंशियल एनर्जी -P2 .E, है ना। ये भी आता है मैं निकालना, P1, एक तो P1 एक P2 है, दो डाइपोल्स है राइट, तो P2 .E हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, 1/4πε0 2P1 P2 अपॉन में R3, है ना। अब सिंस आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली तो फाइनली आप फोर्स के बारे में बात कर सकते हो, सिंस ये होता है -∂U/∂R, ये कितना हो जाएगा भाई 1/4πε0 पर आ जाएगा 2P1 P2 और नीचे आ जाएगा R⁴। इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चों, R³ को 1/R³ को डिफरेंशिएट करोगे तो R⁴ के टर्म्स में आ जाएगा। इससे पता चलता है हमें कि फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R⁴। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। The separation between two electrons is decreased, the electric potential energy of the system increases, right? अगर सेपरेशन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन है दो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनका सेपरेशन अगर कम कर दिया जाए तो सिंस ये रिपल्सिव फोर्सेस रखते हैं ना, रिपल्सिव फोर्सेस होंगे इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स है ना दोनों, तो इस रिपल्सिव फोर्स के केस में जो वर्क डन होगा ना वो अगेंस्ट होगा, रिपेल करेंगे ना दोनों एक दूसरे को तो वर्क डन अगेंस्ट में होगा, और ये किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इट इंक्रीजेस। आगे चलते हैं बच्चों। A hollow spherical conductor has a charge of 500 microcoulomb and radius of 2 meter, electric field near its surface। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला पता है इसका तो हमें, KQ/R², 1/4πε0 Q अपॉन R², राइट। तो K की वैल्यू तो जानते ही हो आप, 9 × 10⁹ होती है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे भाई, 500 माइक्रोकुलम दे रखा है तो 5 × 10⁴ कुलम्स हो जाएगा, डिवाइड में 4, है ना, R² है ना, तो 2 × 2 = 4, R का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 1.125 × 10⁶। कहाँ है हमारा ये ऑप्शन, बी ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम्स इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल देन दैट द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो सबको पता है, इसमें कोई डिस्कशन करने की गुंजाइश ही नहीं है, है ना? कुछ क्वेश्चन तो आपको मतलब देखते ही ऐसा लगता होगा कि तो काफी इजी क्वेश्चन आ गए हैं ना, बोनस क्वेश्चन है एक तरह से, राइट। उनको तो गलत नहीं करना है, तो गलत तो बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, a comb run through one's dry hair attracts small bits of paper, this is because, ये तो आपने बचपन में भी किया होगा ट्राई, है ना। the atoms in the paper gets polarized by the charge comb, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो एटम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, आपके जो चार्ज कॉम है उससे पोलराइज हो जाते हैं, इस वजह से जो क्या होता है आपका पेपर होता है ना वो अट्रैक्ट करता है, ये तो आपने बचपन में करके भी देखा होगा, इंड्यूस कर देते हैं वो अपोजिट चार्जेस इन पेपर, पोलराइजेशन पढ़ा है ना हमने। ठीक है, इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और पेपर कॉम के तरफ चला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर सजेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको आपको बताना है कि क्या रिलेशनशिप रहेगा ना, ए बी और सी, ए और बी और सी। तो हमें हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, डेंसिटी ऑफ, ये तो सबसे पहले पढ़ा था हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ए और सी की केस में तो बराबर है, और बी से ए और सी, सिंस यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो ए और सी का ज्यादा आ जाएगा बी से, और ए और सी का बराबर आ जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, बताओ भाई क्या आंसर है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर नन ऑफ दीज, क्या आंसर आएगा इसका, कौन सी चीज है इन सब में से जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, रेफरेंस फ्रेम पे, यानी कि रेफरेंस फ्रेम आप बदल भी दोगे तो भी
फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। बाकी सबसे फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिफाइन ही हम रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें क्या है, इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं हो सकती, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। नेक्स्ट वन, if we know electric field at any point, then which of the following we can calculate without any other information? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी पॉइंट पे हमें, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। और पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे सेम फील्ड में, तो बोथ आ जाएगा आंसर। A cylindrical conductor is placed near another positive charge conductor, the net charge acquired by the cylindrical conductor will be, कितना हो जाएगा भाई? नेट चार्ज acquired during induction क्या होता है? 0। इंडक्शन के टाइम पे नेट चार्ज कितना अक्वायर होता है? 0, है ना, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। चलिए आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन तो हमने ग्राफ बना के भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जैसे कि आपसे पूछ रहा है करेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ना। तो ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है ग्राफ बना के इसका, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है बच्चों, है ना। ये पॉइंट कौन सा होता है? आर, जो डिस्टेंस होती है जब आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। सबको पता है ये। 0 होता है कब? जब आपका आर लेस देन इक्वल टू आर, कैपिटल आर, है ना, डिस्टेंस यानी कि रेडियस से छोटी हो। और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कब हो जाता है? जब आर ग्रेटर देन आर हो, ठीक है। तो इससे ये ग्राफ आपका बन जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है इनको प्रैक्टिस किया करो एक बार खुद से बना के, है ना। एक बार आप इक्वेशन लिखा करो, फिर खुद से ग्राफ बना के देखा करो, उससे क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आएगा। Now, the angle between the dipole moment and electric field at any point on the equatorial plane is what? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है at any point on equatorial line, इक्वेटोरियल पे पूछा है ना आपको ये। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा भाई? 180 डिग्री, अपोजिट होगा क्योंकि, राइट। आगे चलते हैं। फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 fixed at different points on the x-axis shown, these lines suggest that what? अच्छा, तो Q और Q2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो Q1 है वो पॉजिटिव है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और Q2 में अंदर की तरफ आ रही है, तो ये Q2 क्या नेगेटिव है, ये देख के ही हम बता सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q1 में, दैट इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है, अवे फ्रॉम Q1। और जो Q2 में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ठीक है, वो लेफ्ट की तरफ है और Q2 के अंदर आ रही है, सिंस वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ फील्ड तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द जो डिस्टेंस जो पॉइंट का है Q1 से, वो भी ज्यादा है, राइट। तो क्लियरली दिख रहा है कि Q1 की केस का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो ज्यादा रहा होगा डेफिनेटली, डायग्राम से देख के हम बता सकते हैं। आगे चलते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस इज व्हाट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बेटा आपको डायरेक्टली पता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आप निकाल सकते हो, है ना। कितना दे रखा है भाई? Q कूलम चार्ज distributed along long straight wire of radius 1 mm, charge per centimeter of the line is Q coulomb, another silicon surface of radius 50 centimeter, length 1 meter, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सिलेंडर, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर के लिए फैला हुआ है, ठीक है। और आपका रेडियस कितना है? 1 mm रेडियस है, तो रेडियस का कोई मतलब ही नहीं है आपको, है ना, आपको चार्ज से मतलब है। तो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? 100 टाइम्स 100 टाइम्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A conducting sphere of radius 5 centimeter has an unknown charge. The electric field at 10 centimeter from the center of the sphere is 1.10 times per 3 Newton per coulomb. And points radially inwards. What is the net charge on the sphere? Net charge आपको निकालना है. तो किसी भी conducting sphere की अगर हम बात करते हैं, for a conducting sphere, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना. के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी. देखो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको. क्या हो जाएगा ये 1.8 इंटू 10⁻³ तो आपको दे रखी है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, है ना. और आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹ पता है आपको के की वैल्यू, तो राइट, मल्टीप्लाई बाय क्यू आपको निकालना नेट चार्ज अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, है ना. 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है. स्फीयर का रेडियस है 5 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर. तो क्यू निकल जाएगा यहाँ से कितना, सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 10⁻⁹ कोलम. इसको हम 2 नैनो कोलम भी बोल सकते हैं अगर हम नैनो के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो नैनो के टर्म्स में लिख रहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे क्या बोल रहा है, कंसिडर 2 concentric circles, spherical as well radius and star 2a, both centered at the origin. There is a charge plus the origin and there is no other charges. If flux through surfaces phi1 and phi2 respectively as for s1 and s2, then what? अच्छा, फ्लक्स के बारे में पूछा. तो फ्लक्स तो हमको पता ही है क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेडियस 2 है या a, तो सीधा b आप आंसर हो जाएगा, सेम रहेगा दोनों के केस में. चार्जेस के बारे में कुछ बात नहीं हुई ना, क्योंकि चार्जेस अगर अलग अलग दे दिए होते तो फिर हम फ्लक्स को अलग अलग यहाँ पे निकालते, मेंशन करते. ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग. अरे तो बहुत इजी है, आपको पता है कि जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाता है, राइट. तो जीरो हो गया अगर, तो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी भाई, सेंटर पे जीरो होता है ना, तो डायरेक्शन उसकी इनडिटरमिनेट हो जाएगी, हम बता ही नहीं सकते, राइट. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. इफ पोटेंशियल at the center of uniformly charged ring is V naught, then electric field at its center will be what? Potential, एक रिंग है, इसके सेंटर से हम x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं R. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है बेटा, के क्यू. ये आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, दिस इज लाइक एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, तो बेसिक चीज है ना. सेंटर पे अगर हम देखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से सेंटर, तो यानी कि आप इस पॉइंट को उठा के सेंटर पे ले आए हो, यानी कि एक्स को आपने जीरो कर दिया है, राइट. एक्स को आपने जीरो कर दिया है, सेंटर पे कितनी हो जाएगी, एक्स को अगर जीरो कर दोगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ऑफ लिक्विड. लिक्विड की बात हो रही है, तो जैसे कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ जाती है ना. ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमने बात भी करी थी इस बारे में कि आपकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाती है. ठीक है, तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. लिक्विड के लिए अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगी तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू. अगर इक्विवेलेंट टू पूछा होता तो काफी इजी होता, नॉट इक्विवेलेंट टू पूछा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है. तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, जूल पर कूलम. दिस इज नॉट पॉसिबल. बाकी सारे तो हम यूज करते हैं, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर. ठीक है, ये वाला भी हम यूज करते हैं. ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट
चार्जेस इज इंक्रीज बाय 20%, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। ये क्वेश्चन भी हमने ट्राई किया हुआ है, अपने घर पे करने के लिए भी आपको मैंने दिया था, ये होमवर्क में भी दिया था कि अगर डिस्टेंस 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो आप फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, है ना। कैसे निकालेंगे भाई, फोर्स क्या होता है, पहली बात तो K इंटू Q1 Q2, दो चार्जेस की बात हो रही तो, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, राइट। अगर हमारा सेम Q1 और Q2 के लिए, तो अगर आर इंक्रीज करेंगे बच्चों, अगर आर इंक्रीज करेंगे 20% से, तो आपका फोर्स लेट से कि एफ डैश बन जाता है। अगर आपने आर में चेंज किया तो फोर्स में बदलाव आएगा कुछ तो, ठीक है। तो पूछा कितना आया है, तो एफ पुराना और एफ नया, एफ अपॉन एफ डैश ना हो जाएगा भाई, आर डैश का होल स्क्वायर होना चाहिए ऊपर, आर डैश का होल स्क्वायर होना चाहिए ऊपर, नीचे आर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अपॉन में चला जाएगा वो। आर डैश यानी 20% से आपका डिस्टेंस बढ़ गया है, तो ये कितना हो गया भाई, 120 टाइम्स 120 अपॉन 100, 100 का 120 हो गया है, ऐसे लिखेंगे इसको। और नीचे तो आपका आर ही आएगा, नीचे तो सेम है, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, राइट। तो जो एफ डैश है आपका वो कितना आ गया, 12/10, सॉरी एफ डैश की बात हो रही ना, ये तो आपने एफ अपॉन एफ डैश निकाला, तो एफ डैश आ जाएगा 10/12, नीचे है ना एफ डैश क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम, ठीक है, इसको उधर ले गए आप बेसिकली। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, है ना, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो हमें पता है डिक्रीज तो होगा इसे, परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पुराना वाला एफ माइनस नया वाला कितना है, 10/12 का होल स्क्वायर इंटू एफ डिवाइडेड बाय एफ, और अगर परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 44/144 इंटू 100 विच इज रफली 31%, नॉट रफली, it will be 31%, तो it will be decreased by 31%, ठीक है। थोड़े कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, तो अगर आप उनको कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करते हो और आपको पता है कैसे सॉल्व करना है तो वो मार्क्स देके जाएंगे आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस व्हाट, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस होता है, ये हमने पढ़ा है, तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होता है भाई, 0 होता है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है तो ना, लेकिन टॉर्क नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो जो तुम्हारा नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इंटू क्यू, है ना। आपका अगर E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली डाइपोल्स की बात हो रही है ना आपकी, तो आपने अगर E1 और E2 दोनों का दोनों चार्जेस के लिए निकाला हुआ है, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स हो जाएगा E1 माइनस E2 इंटू क्यू, है ना, जहाँ पे A1 और E2 क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड के, दोनों एंड्स के, ठीक है। बट जो टॉर्क है आपका वो नॉन जीरो रहेगा, इस केस में भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पूछ कर रहा था, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क, नाइदर फोर्स नॉर टॉर्क, दोनों दोनों नॉन जीरो रहे। आगे चलते हैं, टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज व्हाट, गॉसियन सरफेस एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक डायपोल विद इट, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स पाई कितना हो जाएगा भाई, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइपोल है ना क्योंकि, तो माइनस क्यू की वजह से भी निकालना पड़ेगा, दोनों का ऐड करना पड़ेगा टोटल फ्लक्स, तो ये तो जीरो हो गया, है ना। अब अगर ये एनक्लोज सरफेस के लिए पूछता तो ज्यादा इजी होता आंसर करना, है ना, क्योंकि एनक्लोज, हर एनक्लोज सरफेस जो है वो गॉसियन सरफेस नहीं होता, ठीक है। हर एनक्लोज सरफेस जो है वो आपका गॉसियन सरफेस नहीं होता, आपको स्पेशली अगर मेंशन किया गया है तो अलग बात है, अदरवाइज आपका अगर क्वेश्चन एनक्लोज सरफेस से आया है तो आप आंसर नहीं करेंगे ऐसे इस बेसिस पे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आपको टोटल फ्लक्स पूछ रहा है ये, तो फिर आप इस केस में तो अभी जीरो आपका आया, तो आप जीरो ही लगा के आओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। A charge q is placed at the corner of cube of side A. The electric flux through the cube. अगर आपका चार्ज जो है वो प्लेस्ड है कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एक क्यूब है आपका, यहाँ पे आपका चार्ज प्लेस्ड है और ए साइड है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज व्हाट। काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो हमने क्लास में भी किया हुआ है। कितना आता है इसका आंसर? 1/8 टाइम्स आता है अगर कॉर्नर पे प्लेस्ड होता है तो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/8 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉर्नर प्लेस होता है तो। ऐसे ही फेस पे प्लेस करके भी हमने देखा था, सेंटर पे रख के भी देखा था। तो ये सारे ऑप्शंस आप बिल्कुल अच्छे से समझ के रखना, यानी कि आपको पता होना चाहिए सारे ऑप्शंस के आंसर। 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है फोर चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एबीसीडी शोन फोर्सेस, द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर। अगर यहाँ पे क्यू पे आपने कोई पॉजिटिव चार्ज लग दिया, एक पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन बताना है। तो जैसे यहाँ पे ए और सी को आप देखोगे तो दोनों सेम चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से जो फोर्सेस आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंस अपोजिट चार्जेस हैं डी बी और डी पे, तो अलोंग द डायगोनल बीडी की तरफ आ जाएगा आपका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The potential field depends on the x and y coordinates as v equals to x square minus y square. The corresponding electric field lines in xy plane is what? Okay, तो इसका आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। कैसे निकालोगे? v दिया हुआ है तो dv/dx करके निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आप लोगों को ये बात, तो कितना आ जाएगा -2x, और ey कितना आ जाएगा बच्चों? 2x, सॉरी 2y, है ना। डिफरेंशिएट कर दिया हमने बेसिकली, क्या आ जाएगा? dv/dy माइनस ऑफ dv/dy, है ना। ऑलरेडी माइनस साइन था तो यहाँ पे +2 है, 2y आ जाएगा। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो क्या आती है? √ax² प्लस EY², है ना। यानी कि अगर आप E² निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? ax² कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 4y², है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 4 टाइम्स x² प्लस y²। अब ये क्या है? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपरबोला, ए ऑप्शन। दिस इज हाउ यू मेक एन हाइपरबोला। आगे चलते हैं। Given the figure shows the lines of constant potential region in which the electric field is present, the magnitude of electric field at maximum at what? So since आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो डेंसर है पॉइंट बी पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अभी एक थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी एक क्वेश्चन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ होगी, मैग्नीट्यूड बी पे हो जाएगी। देख सकते हो आप बहुत इजीली कि डेंसिटी वहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कैलकुलेशन होगी। 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स है एबीसी एंड रेडियाई दे रखी है एबीसी। ठीक है, रेडियाई में रिलेशन दे रखा है कि ए उससे बड़ा है बी और उससे बड़ा है सी। जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है, अगर वो सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली, तो आपको बतानी है वी ए और वी बी की वैल्यू, यानी कि ए पे पोटेंशियल और बी पे पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। तो निकालते हैं इसको। सबसे पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, सिग्मा ए सिग्मा बी सिग्मा सी। ठीक है, ए और बी और सी पे सिग्मा ए आपको दे रखा है सिग्मा
Q अपॉन एरिया 4 पाई a² ए के लिए, तो क्यू ए आपका हो जाएगा कितना, सिग्मा टाइम्स 4 पाई a²। सेम तरीके से आप क्यू बी और क्यू सी निकाल सकते हो, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई b², और क्यू सी कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई c²। ठीक है, ये तीनों आपने निकाल लिए हैं। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है सरफेस पे स्फीयर ए की। ठीक है, जैसे कि ए और बी के लिए निकालना है ना, पहले आप ए के लिए निकाल लो। तो वी ए कितना हो जाएगा, वी ए हो जाएगा आपका ए पे, तो ए के ए का जो सरफेस है उसका पोटेंशियल प्लस बी का अंदर वाला पोटेंशियल, क्योंकि आपको ए के लिए निकालना है, तो बी का अंदर वाला पोटेंशियल भी होगा और सी के अंदर वाला पोटेंशियल भी होगा, तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा ए में, राइट। भाई आपको बी ए के लिए निकालना है ना, तो बी ए का सरफेस तो होगा ही सही, लेकिन बी और सी भी तो है उसको, उसने एनक्लोज किया हुआ है, तो वी बी का अंदर वाला पोटेंशियल प्लस वी सी का अंदर वाला पोटेंशियल तीनों होंगे, है ना? कितना हो जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ए प्लस क्यू बी अपॉन बी प्लस क्यू सी अपॉन सी। ठीक है, अब हम सबको क्यू ए क्यू बी क्यू सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, क्यू ए क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू रख देंगे। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप इसमें पुट करके देखना, ए माइनस बी प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, फॉर वी ए। अब वी बी निकालना पड़ेगा, वी बी भी सेम तरीके से निकाल सकते हो आप। वी बी के लिए वी ए का बाहर वाला आउट वाला पार्ट आ जाएगा और वी बी का सरफेस वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको तीनों कंसिडर करने पड़ेंगे ना बेटा, तीनों पे जो है चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से पोटेंशियल तो आएगा ही सही, केवल एक की वजह से तो आएगा नहीं। और सी के अंदर है सिंस ये, तो सी के लिए अंदर वाला आ जाएगा। तो वी बी आपका सेम तरीके से अगर आप निकालोगे निकल के आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट a² अपॉन बी माइनस बी प्लस। तो ये जो भी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, माइनस बी प्लस सी, ये वाला तो है ये ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर होगा। आगे चलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सॉरी, separation between two equipotential surfaces near the sheet whose potential differ by 5 volt. 10⁻⁻7 कॉलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपको सरफेस चार्ज ऐसे। ठीक है, और डिस्टेंस डी आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, सेपरेशन आपको दिया हुआ है, सेपरेशन नहीं दिया, सेपरेशन निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 5 वोल्ट। निकालते हैं इसको। शीट जो होती है, इनफाइनाइट नॉट कंडक्टिंग शीट, उसकी वजह से कितना होता है भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ई इंटू डी। ये कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब v पता है कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, बाकी सब वैल्यूज पुट कर दो, सिग्मा की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7 2 इंटू 8.85, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना, 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय डी। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 0.88 mm। ठीक है, यहाँ पे -5 होगा और यहाँ पे माइनस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्योंकि 0.88 mm आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं। Dipole moment pi is placed on x-axis for m00. Region is having electric field intensity given by 3x square I cap plus 6xyj plus 3z square k. Force experienced by the dipole. Force experience निकालना है आपको dipole। ये तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो डाइपोल की, माइनस पी आई कैप डॉट, कितना आ जाएगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना, 3x² आई कैप प्लस 6xy j कैप प्लस 3z² ए कैप। ठीक है, माइनस पी डॉट ई, राइट।
ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, -3 इंटू पी एक्स स्क्वायर। अब आप फोर्स निकाल सकते हो। जब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालोगे फोर्स निकाल नहीं पाएंगे हम, है ना, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, -du/dr। तो कितना हो जाएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -du/dx करेंगे, 6px, 6px, है ना। तो फोर्स कितना आ गया, 24p आई कैप, है ना, क्योंकि 400 पे निकालना था। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट बी प्लेस्ड सो दैट क्यू नॉट विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम में अगर हमें रखना है तो 16 क्यू और 25 क्यू के बीच में रखना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ रखेंगे तो इसका भी इधर से पुश आएगा, इसका भी इधर से पुश आएगा, तो दूर भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। अगर राइट साइड में रखेंगे तो यहाँ से भी दोनों की तरफ से पुश आएगा, क्योंकि सेम चार्जेस है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, लेट्स से दोनों प्लस चार्जेस। तो बीच में ही रखना पड़ेगा ताकि कुछ ना कुछ इसका इधर आए, इसका इधर आए, कुछ डिस्टेंस ऐसी हो जहाँ पे बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। इधर हमने रख दिया 16 क्यू, इधर रख दिया हमने +25। लेट्स से कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2a से 20 है ना, तो 18 दी हुई है ना। तो तुमने लेट्स से कि यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितने दूर पे रखा तुमने इसको, कुछ भी कंसिडर कर लो, एक्स कंसिडर कर लो, एक्स डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये 18 - x हो जाएगा, राइट। काफी अंडरस्टैंडेबल है। तो हमको क्या निकालना है कि भाई क्यू नॉट पे जो F1 लग रहा है और F2 लग रहा है, दोनों का समेशन 0 आना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। निकालते हैं भाई, k इंटू 16q इंटू क्यू नॉट बॉन में एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, k इंटू 25q इंटू क्यू नॉट अपॉन 18a - x स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका जो x आएगा वो आएगा 8a। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, k से k कट जाएगा, ये आपका आएगा बेसिकली 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट भी कट गया, क्यू से क्यू भी कट गया, इक्वल्स टू आ जाएगा 25 अपॉन 18a - x का होल स्क्वायर। अब आप अंडर रूट ले सकते हो दोनों तरफ, तो इससे आपका सॉल्व होके ये आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेट फोर्स ऑन डाइपोल, electric dipole exercises a maximum force in uniform electric field when it is placed with its axis at right angles to the field direction. Reason क्या दिया हुआ है, when the axis of dipole is perpendicular to uniform external electric field then torque acting on it will be 0. तो ये तो अभी हम करके आए, जो नेट फोर्स होता है ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ये 0 होता है, बट जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, पीई साइन थीटा, है ना, और मैक्सिमम को हो जाएगा जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, है ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है मैक्सिमम जब होता है, ठीक है। तो आपका रीजन बोल रहा है कि जब एक्सिस ऑफ डाइपोल बेसिकली परपेंडिकुलर है टू यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड देन टॉर्क एक्टिंग ऑन 0, नहीं नहीं, मैक्सिमम होगा, परपेंडिकुलर है अगर तो मैक्सिमम होगा, तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, नहीं, अभी अभी डिस्कस किया हमने, 0 होता है फोर्स, दोनों ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन है राइट, सॉरी। असर्शन पढ़ते हैं। No work is done in moving an electric dipole translationally uniform electric field. ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप ट्रांसलेशनली मूव कराते हो, ठीक है, तो कोई आपका वर्क नहीं होता। रीजन क्या दे रहा है, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो नेट फोर्स तो 0 होता है, ये तो पता है हमें, अभी भी पढ़ के हैं, तो रीजन तो सही है। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो जो वर्क डन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स से कि F1 इंटू F1 डॉट डी प्लस F2 डॉट डी जो है आपका नेट वर्क डन आ रहा है ना।
अगर आपका दो डाइपोल आप ले रहे हो ना, तो दोनों एंड की वजह से जो वर्क डन बन रहा है वो बन रहा है ये। तो क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 डॉट डी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, F नेट डॉट डी। F नेट आपका 0 है, तो 0 इंटू डी कितना हो जाएगा भाई, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, नो वर्क डन, बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या है, क्योंकि फोर्स 0 हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है कि भाई नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए वर्क डन भी नहीं होता है। दैट इज ट्रू। आगे चलते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस द अर्थ इज यूजेस रेफरेंस पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस इज गिवन बाय q upon 4 pi epsilon naught। तो सिंस आप स्फीयर के लिए जानते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, आपको पता है, आपको पता है कि आप उसको कंपेयर कर सकते हो अर्थ से। अर्थ से कंपेयर कर सकते हो कैसे, एक स्फीयर ले लिया, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें पोटेंशियल क्या होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अगर r हम अर्थ की जगह रख देंगे 6400 किलोमीटर, तो r बहुत बड़ी हो गई है, पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं ना रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो यही बात ए स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये करेक्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन भी इसकी करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर मूव्स विद एक्सेलरेशन a with respect to ground. As a result of acceleration of cylinder, an electric field is produced within cylinder. Okay. So अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम की बात हो रही है, तो उस केस में आपको ऐसा बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है सिलेंडर का, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी विद इन द सिलेंडर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सही है वैसे तो ये बात। When a solid conductor moves with acceleration a, then force frame of conductor are pseudo force। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। अगर आपका सिलेंडर एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड में, लेट्स से, तो आपका सूडो इलेक्ट्रॉन जो है वो फील करेगा फोर्स, सूडो फोर्स लेफ्ट साइड में। ये हमने पढ़ा हुआ है, सूडो फोर्स में जो होता है नॉन इनर्शियल फोर्स, लेफ्ट साइड में लगेगा ये, है ना। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका शिफ्ट हो जाएगा क्या चीज, सेंटर ऑफ चार्ज, है ना। तो नेगेटिव चार्ज भी शिफ्ट हो जाएगा, और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है बेसिकली, ठीक है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाएगा, जैसे कि ये बोल भी रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। As a result, some portion of the surface of the conductor acquires negative charges and remaining portion of surface conductor acquires positive charges। एक तरफ नेगेटिव आ जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूडो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और वो लेफ्ट में जा रहा है, सिलेंडर राइट में जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके बेसिकली जो नेगेटिव चार्जेस है और पॉजिटिव चार्जेस है उनके बीच में सेपरेशन आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।